दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त थ्रिलर फिल्म द वॉल के बारे में। ये कहानी है एक स्नाइपर और उसके साथी की, जो एक ऐसे खतरनाक दुश्मन के जाल में फंस जाते हैं जिसे पकड़ना नामुमकिन होता है। कहानी शुरू होती है उस समय की जब अमेरिका और इराक के बीच में जंग खत्म हो चुकी थी। पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन की निगरानी के लिए दो सैनिकों को भेजा जाता है, स्नाइपर सार्जेंट मैथ्यूज और उसका सपोर्टर आइजैक। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह उसका सामना होने वाला है इराक के एक बहुत बड़े शातिर स्नाइपर जुबा से। हम इराक का सीन देखते हैं जहां एक बहुत बड़ा कुआं है। मैथ्यूज और आइजैक यहाँ आते हैं और पाइपलाइन पर नजर रखने का काम शुरू करते हैं। उन्हें देखना है कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है। दोनों छिप जाते हैं और हर हरकत पर नजर रखते हैं। समय बीतता जाता है, देखते ही देखते 22 घंटे बीत जाते हैं। मैथ्यूज का सब्र अब टूटने लगता है। वो आइजैक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दुश्मन है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कुछ मरे हुए दुश्मन है और उनके साथ कुछ गालियाँ लिखी है। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं रहा। मुझे लगता है सब ठीक है यहाँ। तब आइजैक कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि किसी बहुत चालाक आदमी का छिपाया हुआ जाल हो सकता है यहाँ, और ऐसा खतरनाक जाल सिर्फ एक ही इंसान बिछा सकता है और वो है जुबा। लेकिन मैथ्यूज कहता है, तुम कुछ भी सोचते रहो, हमें 22 घंटे हो गए हैं और 22 घंटों में हमने एक भी हरकत नहीं देखी। इसका मतलब यहाँ कोई नहीं है और जुबा यहाँ हो ही नहीं सकता। मैथ्यूज कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ। आइजैक उसे रोकने की कोशिश करता है तो मैथ्यूज रुक जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, मैथ्यूज बार बार आइजैक से कहता है कि तुम गलत हो और मुझे बेकार में रोक रहे हो, क्योंकि वहाँ कोई दुश्मन नहीं है। मैं खुद उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाऊंगा और कोने कोने में नजर रखूंगा। आइजैक कहता है, नहीं, अगर वहाँ स्नैपर हुआ तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे यहाँ निकलने से का इंतजार नहीं करेगा और वो तुम्हें मार डालेगा। तब आइजैक कहता है, तुम बहुत सोचते हो, तुम एक एक्सपर्ट हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोच रहा है। तुम हर बात की गहराई में जाते हो, पर मुझे लगता है कि वहाँ कोई नहीं है। अगर कोई होता तो अब तक हमें दिख जाता। मैं जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पर, अगर तुम्हें देखना है तो तुम पीछे से देख सकते हो। इतना कहकर मैथ्यूज जाने लगता है और आइजैक पर नजर रखता है। जैसे ही मैथ्यूज आगे बढ़ता है, उसे कई लाशें दिखती है। तब आइजैक कहता है कि मुझे अपने स्पॉटर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मैथ्यूज कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि इस स्पॉटर को बदल लो और नया खरीद लो। तब वो कहता है, नहीं, ये स्पॉटर डीन का है। डीन अब इस दुनिया में नहीं रहा है, इसलिए मैं उसकी आखिरी निशानी के तौर पर ये रखता हूँ। अब मैथ्यूज को वहाँ एक लाल बत्ती भी दिखाई देती है जो एक अमेरिकन सिपाही की है। वो उसे उठाता है और कंस्ट्रक्शन साइट पर घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि यहाँ जितने भी लोग मरे हैं उन सब की मौत हेडशॉट से हुई है और गोली सीधे उनके माथे पर ही लगी है। मैथ्यूज को भी अब शक होने लगता है और वो सोचता है कि यहाँ यकीनन कोई स्नैपर था और उसने इन सभी लोगों को मारा है। वो ये बात आइजैक को बताता है। तब आइजैक कहता है कि तुम वहाँ से फौरन बाहर निकल जाओ, लेकिन मैथ्यूज आसपास देखने लगता है कि ये गोलियां आई कहाँ से है। तभी स्नैपर मैथ्यूज को गोली मारता है और मैथ्यूज नीचे गिर जाता है। तब आइजैक मैथ्यूज को बचाने के लिए दौड़ता है, तब तक स्नैपर उसे भी शूट करना शुरू कर देता है। एक गोली आकर आइजैक के पैरों पर लगती है, लेकिन फिर भी आइजैक कूद कर यहाँ एक दीवार के पीछे छिप जाता है ताकि स्नैपर उसे देख न सके। अब आइजैक देखता है कि उसके पैर में गोली लगी है, इसलिए वो सबसे पहले जख्म पर पट्टी बांधता है। पट्टी बांधने के बाद वो अपना रेडियो निकालता है ताकि वो बेस से मदद के लिए कॉल कर सके। लेकिन वो देखता है कि उसके रेडियो का इंटरनेट टूट गया है, इसलिए वो इतनी आसानी से अपने बेस से संपर्क नहीं कर पाएगा। तभी वो मैथ्यूज को हिलते हुए देखता है। मैथ्यूज अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। तब आइजैक उसे मना करता है कि हिलना मत, क्योंकि अगर तुम हिलोगे तो स्नैपर तुम्हें मार देगा। लेकिन मैथ्यूज फिर भी कोशिश करता रहता है। समय बीतता जाता है और थोड़ी देर बाद आइजैक को लगता है कि मैथ्यूज मर गया है, इसलिए वो बहुत निराश हो जाता है और फिर वो अपने पैर से गोली निकालने की कोशिश करता है। लेकिन दर्द बहुत हो रहा था। वो कोशिश करता रहता है, पर ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि आइजैक जल्द ही बेहोश हो जाता है। वो बहुत देर तक बेहोश रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है जब उसे रेडियो पर कुछ आवाज सुनाई देती है। तब वो रेडियो पर बात करना शुरू करता है और उसे लगता है कि उसका बेस उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। तब वो उन्हें सारी जानकारी देता है और कहता है कि हमें दवाइयाँ चाहिए और साथ ही हमें यहाँ एक रेस्क्यू टीम भी चाहिए जो हमें यहाँ से बाहर निकाल। तब उधर से कहते हैं कि हम तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं और तुम्हारी सही लोकेशन के लिए हम चाहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ या तुम जहाँ भी हो वहाँ से एक शॉट लो, तब हम तुम्हें बचा पाएंगे। ये सब सुनकर आइजैक को चिंता होने लगती है और उसे उस आदमी पर शक होने लगता है, क्योंकि ये सारी बातें नियमों के खिलाफ है
जब उन्हें स्नाइपर ट्रेनिंग मिलती है तो उन्हें बताया जाता है कि ऐसा कभी मत करना। और इसके साथ ही आइजैक ये भी नोट करता है कि इस आदमी का एक्सीडेंट बोलने का तरीका बिल्कुल भी अमेरिकन नहीं है। तब आइजैक समझ जाता है कि ये वो स्नाइपर है जिसने अभी मैथ्यूज को मारा है और हो सकता है कि उसने अभी भी उस पर निशाना साधा हो, इसलिए वो उसकी लोकेशन जानना चाहता है और उसने अब उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ ली है, इसलिए वो उसके साथ खेल रहा है। लेकिन आइजैक कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तब वो कहता है हाँ मुझे पता था तुम पकड़ लोगे, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और अपने साथी को जिंदा देखना चाहते हो तुम मुझसे बात करते रहो। तब आइजैक देखता है कि मैथ्यूज अभी जिंदा है, वो सिर्फ बेहोश हुआ है, इसलिए अब आइजैक को ना चाहते हुए भी इस आदमी से बात करनी पड़ेगी। अब वो आदमी आइजैक से उसके निजी सवाल पूछने लगता है, वो स्नाइपर कैसे बना, उसके परिवार में कौन कौन है और कई और पर्सनल बातें, और वो जल्द ही आइजैक के बारे में भी सब कुछ जानने लगता है। लेकिन आइजैक यहाँ बात इसलिए कर रहा है ताकि वो स्नाइपर को उलझा सके और उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके, इसलिए वो समय समय पर अपने स्पॉटर से देखता रहता है आखिर वो स्नाइपर है कहाँ, और जमीन पर उसका नक्शा बनाना शुरू कर देता है कि वो स्नाइपर कहाँ हो सकता है। इसलिए आइजैक उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ एक नागरिक। तब आइजैक उससे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, यहाँ की जंग खत्म हो गई है और तुमने जितने भी लोगों को मारा है वो सब बेकसूर थे और वो पाइपलाइन में काम कर रहे थे, और अगर ये पाइपलाइन बन जाती है तो इससे इराकी सरकार को भी फायदा होगा, लेकिन तुम यहाँ सब कुछ बर्बाद कर रहे हो और तुम खुद को इराकी कहते हो। तब वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि कोई जंग खत्म नहीं हुई, जंग सिर्फ तुम्हारे लिए खत्म हुई है, हम जैसे लोगों के लिए जंग अभी भी खत्म नहीं होती। और तुम्हें क्या लगता है ये सारा पैसा इराकी सरकार को दिया जाएगा? कभी नहीं, ये सब धोखा है। इतना कहकर वो कहता है कि तुम अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं बताते। तब ये सुनकर आइजैक को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तब वो आदमी कहता है कि मैं अभी मैथ्यूज को मार डालूंगा। तब ये सुनकर आइजैक कहता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता। तब वो आदमी कहता है कि मुझे ये भी पता है कि तुमने कितने लोगों को मारा है, और अगर आज मैथ्यूज मरता है तो वो एक और आदमी को, और वो एक आदमी होगा, तो वो एक और आदमी होगा जो तुम्हारी गलती से मरेगा, क्योंकि तुम्हारी गलती से एक आदमी पहले भी मरा है और वो था डीन। ये सुनकर आइजैक को और गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें डीन के बारे में कैसे पता, क्योंकि डीन की मौत आइजैक की गलती से हुई थी। आइजैक का निशाना चूक गया था और वो गोली जाकर डीन को लग गई थी, इसलिए आइजैक यहाँ टूटने लगता है, क्योंकि ये आदमी आइजैक पर व्यक्तिगत हमले कर रहा है और उसे ऐसे बातें बता रहा है जो आइजैक को तकलीफ पहुंचा रही है। लेकिन अब आइजैक को यहाँ बहुत प्यास लगती है। तब वो देखता है कि उसकी बोतल खाली है, क्योंकि उस स्नैपर ने बोतल के बीचों बीच गोली मार दी थी, इसलिए उसके पास पानी नहीं है। तब वो आदमी उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हारे बोतल को शूट किया था और मैंने ही तुम्हारे रेडियो को शूट किया ताकि तुम अपने बेस से संपर्क न कर सको, और मैंने जानबूझकर तुम्हें तुम्हारी घुटने पर गोली मारी ताकि तुम यहाँ से भाग न सको। और अब मुझे पता है कि तुम्हारी मौत कितनी दर्दनाक होने वाली है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते और तड़पते रहोगे। तब आइजैक कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो। तब वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि तुम मेरे देश में आए हो और तुम्हारे हाथ में बंदूक है और तुम हम पर गोलियां चला रहे हो और तुम मुझे आतंकवादी कहते हो। और इसी बीच आइजैक को यहाँ एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर दिखता है और उसे पता चलता है कि स्नाइपर इसी कचरे में कहीं छुपा हुआ है। आइजैक को ये भी एहसास होता है कि वो एक बहुत मजेदार खिलाड़ी है, क्योंकि इतनी देर तक उस कचरे के ढेर में छिपकर रहना और उसके बाद भी परफेक्ट निशाना लगाना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए आइजैक उस आदमी से कहता है कि तुम झूठे नहीं हो। तब वो कहता है कि मुझे लगता है तुम यूएस आर्मी के साथ ही थे और तुमने यूएस आर्मी से स्नाइपर की ट्रेनिंग ली और उसके बाद तुमने उसे धोखा दिया और उसे मारना शुरू कर दिया। तब वो आदमी कहता है नहीं, यूएस आर्मी ने मुझे ट्रेनिंग नहीं दी और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता हूँ जो पहले मुझे मारने की कोशिश करते हैं। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग मानते हो कि जंग खत्म हो गई है। लेकिन अब आइजैक टूट जाता है, इसलिए वो कहता है कि अब मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं होगा और अगर मैं यहाँ से जिंदा चला भी जाता हूँ तब भी मेरे लिए ये चीजें आसान नहीं होंगी,
क्योंकि मैंने डीन और उसके परिवार को जानता हूँ और डीन मेरी वजह से मारा था, इसलिए उसके परिवार को चेहरा मैं कैसे दिखाऊंगा। और अब धीरे धीरे आइजैक की हालत और खराब होने लगती है। तब वो आदमी कहता है कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी जीभ काट कर निकाल लूंगा और उसके बाद तुम्हारा सिर काट कर अलग कर दूंगा। और अब ये बातें सुनकर आइजैक बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने हेलमेट पर एक छड़ी लगाता है और ऊपर एक कपड़ा भी रखता है ताकि वो इस आदमी का ध्यान भटका सके। लेकिन ये आदमी इससे विचलित नहीं होता, इसलिए आइजैक और परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक और चाल चलता है और राइफल लेने के लिए पास जाता है और ये भी देखता है कि और क्या क्या है। लेकिन जब वो वहां से भागता है तब वो देखता है कि उसका स्पॉटर अब टूट चुका है, इसलिए अब वो उस स्नैपर को नहीं देख पाएगा। तब आइजैक को एहसास होता है कि मैथ्यूस अभी भी जिंदा है और वो जाकर सब कुछ सुन रहा है। तब आइजैक मैथ्यूस से कहता है कि वो स्नैपर कचरे के ढेर के पीछे छिपा है, इसलिए वो मैथ्यूस से कहता है कि मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करो। और मैथ्यूस ऐसे ही करता है। उसके हाथ में एक छोटी सी चीज होती है जो शीशे जैसी है, इसलिए वो उसमें देखने लगता है। तब आइजैक उस स्नैपर से बात करता है और उसे बताता है कि वो पहले एक टीचर हुआ करता था, लेकिन यहाँ अमेरिकन आए और उन्होंने उसके सारे छात्रों को मार दिया। तब से ये आदमी रेबल बन गया है और अमेरिकन उसके दुश्मन बन गए हैं। तब से वो सभी अमेरिकन को मार रहा है। तभी यहाँ तेज हवा चलने लगती है और हवा हर जगह बहने लगती है। इसका फायदा उठाकर मैथ्यूस अपनी राइफल को खींचने लगता है और खींचने के बाद वह अपनी राइफल से निशाना साधने लगता है और उस कचरे के ढेर पर गोली मारता है। तभी स्नैपर मैथ्यूस को गोली मारता है और राइफल मैथ्यूस के हाथ से फिसल जाती है। लेकिन अब वो हिलने लगता है ताकि वो आइजैक के पास जा सके। तभी स्नैपर फिर से गोली मारता है और मैथ्यूस वही फंस जाता है। ये देखकर आइजैक टूटने लगता है। तब वो आदमी पूछता है कि मैं अभी भी तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम अभी भी इराक में क्यों हो। तब मैथ्यूस रोने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। तब वो आदमी कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे, इसलिए अगर तुम अपनी कहानी सुनाते रहोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। तब आइजैक यहाँ कबूल करता है कि डीन को उसने ही मारा था और वो बताता है कि जब वो एक दुश्मन पर निशाना साध रहा था तभी उसका निशाना चूक गया और गलती से उसने डीन को मार दिया। तभी आइजैक देखता है कि उसकी वीडियो में कुछ चल रहा है और उसके बेस के लोग उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और आइजैक भी उन्हें जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसका रेडियो अब पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए अब वो बेस के लोगों से संपर्क नहीं कर पाएगा और शायद उसकी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। और अब आइजैक यह सब कुछ समझ जाता है कि यहाँ काम करने वाले सभी मजदूरों ने कभी मदद नहीं मांगी, क्योंकि इस आदमी ने उन्हें पहले ही मार दिया था और इसने खुद भी इससे संपर्क किया था ताकि हमें यहाँ भेजा जा सके, फिर यहाँ हमें मार दे। और वो ऐसा जाल बिछा रहा है ताकि वो सभी अमेरिकन सैनिकों को एक एक करके मार दे। और इससे आइजैक को एहसास होता है कि ये आदमी कितना खतरनाक है, इसलिए वो उसे कहता है कि अब मैथ्यूस को और मत मारो, क्योंकि अब वो कहीं जल्द ही मर जाएगा। इतना कहकर वो फिर से बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है और उसे रेडियो पर कोई हरकत भी नहीं सुनाई देती है। तब वो सोचता है कि शायद स्नैपर भी सोने चला गया है और वो उसे नहीं देख रहा, इसलिए वो मैथ्यूस की राइफल को अपनी तरफ खींचता है और उस कचरे की ढेर की तरफ निशाना साधने लगता है। तभी वो देखता है कि हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आ रहा है और वो समझ जाता है कि ये सभी लोग बेस से आ रहे हैं, इसलिए वो अपने सामने की दीवार गिरा देते हैं। तभी स्नैपर बोलता है और कहता है कि मैं अभी तक लुक्का छिपी खेल रहा था और अब तुम्हारा दोस्त भी यहाँ आ गया है, अब मजा आएगा। और ये सुनकर आइजैक उस पर फायरिंग शुरू कर देता है और एक गोली ठीक बीच में उसे लगती है और स्नैपर चुप हो जाता है, इसलिए आइजैक सोचता है कि वो मर गया। इसलिए आइजैक खड़ा हो जाता है और वो इंतजार करता है कि अगर स्नैपर जिंदा होगा तो वो आइजैक को शूट करेगा, लेकिन ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती है और आइजैक समझ जाता है कि स्नैपर मर चुका है। तब तक उसके सभी साथी यहाँ आ जाते हैं और वो उसे स्ट्रक्चर पर रखते हैं और उसे यहाँ से ले जाने लगते हैं।
तब आइजैक उन्हें बार बार बताने की कोशिश करता है कि स्नाइपर अभी भी छिपा है उस कचरे के ढेर के पीछे, इसलिए इन लोगों को पहले उस कचरे के ढेर के पीछे जाना चाहिए और अगर वो वहाँ है तो उसे मार दे। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं सुनते और आइजैक साफ साफ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। और जब ये लोग उसे हेलीकॉप्टर के अंदर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है वो आदमी उन पर फायरिंग शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सभी को मार देता है और थोड़ी देर बाद ये हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और अब आइजैक मैथ्यूज और जो लोग उसे लेने आए थे वो सब मर चुके हैं। तब वो आदमी एक बार फिर रेडियो के जरिए हेडक्वार्टर से संपर्क करता है और उन्हें यहाँ की सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि हमें यहाँ मदद की जरूरत है और वो खुद को यूएस मैन बताता है, उनके नाम का इस्तेमाल करता है और हेडक्वार्टर कहता है कि वो जल्द मदद भेज रहे हैं। और अब इस आदमी का खेल फिर से शुरू हो जाता है क्योंकि अब लोग फिर से आएंगे और वो उन्हें इसी तरह मारता रहेगा और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।